हेलो एवरीवन, रंका स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बी आर दरोगा के लिए जो है आपका 20वां सेट का डिस्कशन, हम लोग प्रैक्टिस सेट का डिस्कसन कर रहे हैं। इससे पहले आपका 19 प्रैक्टिस सेट का डिस्कसन हो चुका है, ठीक है। तो जो भी अभी तक नहीं देखे हैं उन टेस्ट को, डिस्कशन को, तो वो जाके रंका स्टडी यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें देखिएगा अधिकतर क्वेश्चन क्या होता है, जीके जीएस का, और 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ का आता है। तो जीके जीएस का क्वेश्चन सिर्फ दरोगा के लिए नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो क्या है एसएससी बैंकिंग कुछ भी हो, तो सब के लिए मतलब एक रहता है। क्योंकि जीके जीएस में कभी भी एक लिमिट नहीं रहता है कि इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस सभी एग्जाम के लिए ये हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं 20वां प्रैक्टिस सेट का, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है उसका सिद्धांत किस देश से जो है संविधान में ग्रहण किया गया था। किस देश से लिया गया है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये किससे लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जिसमें क्या है कि न्यायिक प्रणाली में एक चीज़ क्या है कि वो पुनरावलोकन करता है, कि मतलब सही तरीका से जो संविधान संगत चीज़ है उसका एक तरह से देख रेख करता है, ठीक है ना। तो ये अब देखिए कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची लिया गया है, जिसमें कि क्या करता है कि दोनों, चाहे वो राज्य हो चाहे देश हो, मतलब केंद्र सरकार हो, दोनों इस पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है। और देखिए ब्रिटेन से क्या लिया, आप जानते हैं कि संसद जो प्रणाली होता है वो ब्रिटेन से लिया गया, संसदीय प्रणाली। तो आंसर इसका यहाँ पे क्या हो गया, ए, क्योंकि पूछा गया क्या कि न्यायिक प्रणाली जो है, प्रणावलोकन जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो तो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि संघ संविधान समिति का जो है अध्यक्ष किसने था। मतलब कि जिस समय की ये संविधान बन रहा था उस समय जो है ये जो है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किनको बनाया गया अध्यक्ष, तो वो जो है जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि संविधान बनना जो स्टार्ट हम लोग का कब हुआ था, 1946 ईस्वी में, दिसंबर का टाइम था, ठीक है ना। जिसमें कि आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट होता है आपका एक तरह से, मतलब कि शुरू जब काम जब होता है तो उसमें क्या है कि समिति बनाया जाता है, कि समिति का एक अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, मूल कर्तव्य, जिसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, उसका बोल रहा है क्या, सर एक आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसका गठन किया गया था। मूल एक तरह से क्या है कि मूल कर्तव्य को संविधान में लाने वाले कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब इनका जो गठन है वो कब, मतलब संविधान में कब मतलब लाया गया, वो इस भी पूछ रहा था। इस भी क्या है, ये आपका जब आपका कौन सा संशोधन हो रहा था, आपका 42वां संशोधन जब हो रहा था। 42वां संशोधन कब हुआ था, आप जानते हैं 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन में ही क्या किया था, मूल कर्तव्य को संविधान में ऐड किया, मतलब कि जोड़ा गया, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका 1976। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। और अगर पूछा जाए कि कितना मूल कर्तव्य है हम लोग का, तो हम लोग का 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा के संबंध में व्यक्ति को क्या कर सकता है, राज्यपाल मतलब राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। कि जानते हैं कि मनोनीत राज्यसभा में कितना व्यक्ति को कर सकता है, 12 व्यक्ति को, ठीक है ना। तो वो इन सब क्षेत्रों से आता है। लेकिन कौन से अनुच्छेद से के कारण जो है पावर मिलता है राष्ट्रपति को, ये तो कौन से अनुच्छेद जानते हैं क्या, अनुच्छेद 80 का 3 जो होता है तीसरा भाग, उसमें ये चीज़ उल्लेखित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 80 का। देखिए 80 और भी दिया हुआ है, एक भी याद, लेकिन 80 का 3 याद रखिएगा, तीसरा भाग जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास जो है पुनर्याचिका के लिए भेज सकता है, मतलब ये पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विधेयक में क्या होता है कि राष्ट्रपति का साइन होता है, तब उस जाके क्या होता है, कानून बनता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को किसी चीज़ में अगर उसको प्रॉब्लम लगता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पुनर्याचिका के थ्रू, कौन से उसके पास पावर है, वीटो पावर, तो वो कौन सा वीटो पावर आपका है जिससे वो पुनर्याचिका के लिए भेज सकता है, वो आपका निलंबनकारी वीटो पावर है, ठीक है ना। इस वीटो पावर का क्या करता है, राष्ट्रपति यूज करता है। तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में बोल रहा है क्या, 6 नंबर में बोल रहा है कि
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों का संख्या जो है 7 से 6 हो गया? जानते थे हम लोग क्या, पहले मौलिक अधिकार आपका 7 था लेकिन 6 हो गया। ये कौन हटा? तो भूमि का अधिकार, ठीक है ना। भूमि का अधिकार जो है वो क्या किया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो वो जो मतलब इस हटा जो, तो वो कौन सा मतलब एक तरह से संशोधन हुआ था जिसमें हटा? तो जानते हैं ये जो है आपका संशोधन कितना हुआ था, 44वां संशोधन, ठीक है ना। तो आप जानिए कि मौलिक अधिकार में सॉरी मौलिक जो हम लोग का अधिकार था उसमें 7 था, लेकिन अभी हम लोग के पास 6 है। तो किस संशोधन में घटा? तो आपका हो जाएगा 44वां संशोधन, ठीक है ना। आंसर क्या है आपका? 44वां संशोधन, डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अहर्ता जो है, मतलब एक तरह से उसके पास क्या ये योग्यता होना चाहिए, योग्यता नहीं बोल रहा है, नहीं शामिल है, मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए जानते हैं राष्ट्रपति के लिए मतलब आपका क्या है, 35 वर्ष जो है आयु तो होना चाहिए, तो सही है आपका। उसके बाद बोल रहा है कि लोकसभा का एक तरह से सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है कम से कम जो है उसको 50 एक प्रस्तावक जो होना चाहिए, मतलब कि उसको जो एक तरह से क्या करे, सहमति दे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए। उसके बाद बोल रहे कम से कम जो है 100 अनुमोदन होना चाहिए, जो कि गलत है, ठीक है ना। आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ ये तीनों सही है। यहाँ बोल रहा है क्या कौन शामिल नहीं है, तो कौन होगा यहाँ पे आंसर, गलत है मतलब डी, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, डी। बोल रहा है कि अभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की मतलब सहमति अनिवार्य है? तो जानते हैं वो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सहमति की होती है, 50, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं क्या कि संसद आपका जब चलता है कब, जब ये भी जानते हैं क्या, आपको विपक्ष में जब रहने का होता है तो कितना आपको सीट लाना पड़ता है, जो विपक्ष में रहने लायक होते हैं तो वो भी जानते हैं क्या, 1/10 भाग सीट लाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का अभी क्या है कि 45, हम लोग का अभी 545 सीट है, तो उसका 10 भाग कीजिएगा तो कितना होगा आपको, 50 के करीब आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए, 50, ठीक है ना। 50 सदस्यों का एक तरह से क्या है, सहमति चाहिए, तो आंसर ए। उसके बाद देखिए नो का, नो में क्या बोल रहा है, नो में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार जो है लोकपाल अध्यादेश जो है संसद में लाया गया। अध्यादेश कब लाया गया, कौन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? तो ये जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लाया गया था। और ये कब लाया गया था, ये आपका 1968 ईस्वी में लाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए, ठीक है ना, लोकपाल, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा संसद बोल रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या है, बोला है कि सामूहिक जो है उत्तरदायित्व तो है संसदीय में, मतलब वो भी सही है क्योंकि संसद प्रणाली में क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व तो लेता है, ठीक है ना। अब उसके बाद बोल रहा है कि दोहरी सदस्यता है, जैसे कि मान ली लोकसभा है, उसके बाद राज्यसभा है। उसके बाद बोल रहा है निचले सदन का विघटन होता है, जो कि निचले सदन का विघटन न होता है, जो कि गलत है। ऊपरी सदन जो राज्यसभा है उसका विघटन कभी नहीं होता है, निचले सदन का विघटन कभी भी हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि निचले सदन जो है वो अस्थायी सदन है, और ऊपरी सदन जो है हम लोग का क्या है, अस्थायी सदन है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, जो कि गलत है, आंसर यहाँ सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि संविधान के भाग जो है 15 में किस चीज़ से संबंध के बारे में जानते हैं कि 15 भाग में जो है निर्वाचन के बारे में दिया गया था, निर्वाचन आयोग के बारे में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, 15 भाग 15 में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसकी जो है वरीयता क्रम सबसे ऊपर है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्य न्यायाधीश है भारत के, और मुख्य निर्वाचन आयोग। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपका प्रधानमंत्री होगा। अगर यहाँ राष्ट्रपति रहते तो राष्ट्रपति सबसे पहले होते हैं, ठीक है ना, वरीयता में सबसे पहले क्या होते हैं, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, सबसे मतलब कि प्रधानमंत्री वरीयता में, तो आंसर ए। उसके बाद देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसंसदीय विधान मतलब कि एक तरह से व्यवस्था का स्थापना किया। द्विसंसदीय विधान मतलब क्या, एक लोकसभा आपका होता है और एक राज्यसभा। मतलब पहले क्या चलता था, पहले आपका एक विधान परिषद ही चलता था, तो उसको 2 भाग में बांट दिया गया। तो मतलब कौन से अधिनियम के तहत इसको बांटा गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा अधिनियम था, जानते हैं कि 1919 का भारत जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919 का अधिनियम था। तो आंसर यहाँ पे आपका सी होता है। उसके बाद देखिए भारत का बोल रहा है पहला जैव मंडल संरक्षित जो है क्षेत्र कौन सा है। तो जानते हैं कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र आपका नीलगिरी है, जो कि सबसे पहले एक तरह से इनको क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व में इसको एक तरह से शामिल किया गया। कब, तो अब जानते हैं 1986 ईस्वी को, सबसे पहले भारत में। तो इसीलिए सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, नीलगिरी। और जानते हैं नीलगिरी जो है 3 राज्यों में एक तरह से अवस्थित है। कौन कौन, एक तो आपका केरल पड़ जाता है, ठीक है ना, एक तो आपका कर्नाटक पड़ जाता है, एक आपका तमिलनाडु पड़ जाता है, मतलब तीनों राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, सी आपका नीलगिरी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या विधान परिषद
विधान परिषद मतलब राज्य का आ गया बात, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों में कितने सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से मतलब एक तरह से क्या होता है, चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, किस में बोला जा रहा है, विधान परिषद में। तो विधान परिषद में आपका 5/6 मतलब कि जितना होगा उसका 5/6, और उसका 1/6 भाग जो बच गया है उसका क्या करेगा चुनाव, उसका जो राज्यपाल होता है राज्य का वो क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति राज्यसभा मनोनीत करता है, उसी तरह राज्यपाल जो है राज्य में होता है तो वो राज्य के विधान परिषद में मनोनीत करता है कितना, 1/6 भाग को। ठीक है, तो मान लीजिए 600 आदमी है तो 500 आदमी का क्या है वो प्रत्यक्ष ढंग से चुना होगा, और 100 आदमी को राज्यपाल क्या करेगा, वो मनोनीत करेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक, जिसको बोलते हैं क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, उसमें कर रहा है गणना के आधार पे किसकी जो है एक तरह से आधार लिया जाता है। देखिए जन्म के समय जीवन का स्तर जो है प्रत्याशा जो स्तर होता है उसको लिया जाता है बिल्कुल। उसके बाद साक्षरता दर को देखा जाता है, किस तरह साक्षरता दर बढ़ा। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय देखता है कि किस तरह आय उसका बढ़ा। तो ये तीनों को लिया जाता है मतलब मानव विकास सूचकांक में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, तीनों। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी जो है ये सॉरी नेहरू ट्रॉफी शब्द किस खेल से संबंधित है, मतलब एक तरह से क्या होता है, खेल होता है और ये ट्रॉफी दिया जाता है। तो कौन से खेल से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि नेहरू ट्रॉफी जो है इंडिया का है, वो जो है हॉकी के लिए। ठीक है ना, तो हॉकी के लिए ये है संबंधित। आंसर यहाँ हो जाएगा क्या आपका हॉकी। अगर पूछा जाए कि इंडियन हॉकी टीम का अभी जो है महिला हॉकी टीम का कैप्टन अभी कौन है, तो रानी रामपाल। ठीक है ना, अभी रानी रामपाल। और जानते हैं रानी रामपाल क्यों फेमस है, क्योंकि इनको जो है अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, वो क्रिकेट मतलब एक तरह से हॉकी टीम की क्या है, प्लेयर हैं, कप्तान हैं। तो उनको क्या है अभी अर्जुन पुरस्कार मिला है, 5 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो उसमें एक रानी रामपाल भी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या हो जाता है आपका हॉकी। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, बोल रहा है बोत्सवाना, सही से नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, अब देखिए बोल रहा है कि बोत्सवाना की राजधानी जो है कहाँ है। बोत्सवाना की राजधानी आप जानते हैं क्या है, गेबोरीन होता है। ठीक है ना, गेबोरीन यहाँ गेबोरीन है, गेबोरीन। तो ये सही से नहीं आ पाया है प्रिंटिंग, तो गेबोरीन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में कौन जो है भू भू आवेष्टित, इसका सही से नहीं आ रहा है, आवेष्टित मतलब इसका मतलब होता है कि लैंडलॉक, मतलब चारों तरफ से क्या है वो मतलब एक तरह से भूमि से ही घिरा हुआ हो, पानी से मतलब उसका जो है समुद्र से उसका कोई भी सीमा जो है शेयर नहीं होता है समुद्र के साथ। इसका मतलब यही हुआ। तो इसमें कौन है, देखिए आपको क्या है, ये स्लोवाकिया जो है वो तो है क्योंकि ये पड़ता है समुद्र के किनारे। ठीक है, और उसके बाद क्या है मंगोलिया, तो आप जानते हैं समुद्र के किनारे ही है। उसके बाद ये है स्वाजीलैंड जो है, स्वाजीलैंड स्विट्जरलैंड होना चाहिए, स्वाजीलैंड। उसके बाद नामीबिया देखिए चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद बोल रहा है बांस का वर्गीकृत जो है मतलब वही किस तरह से बांस का वर्गीकरण किया गया है, वो किस रूप में किया गया है, तो मतलब झाड़ी के रूप में, पेड़ के रूप में, घास के रूप में। जानते हैं कि बांस क्या है, एक तरह का घास है, जो घास का सबसे बड़ा प्रजाति जिसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा प्रजाति है वही क्या है, बांस है। तो इसका बांस का वर्गीकरण जो है घास के रूप में किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए, अच्छा ये छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि भारत का पहला जो है हॉस्पिटल जहाँ की रोबोटिक्स मतलब कि एक रोबोट के द्वारा क्या किया गया, सर्जरी किया गया। ठीक है ना, मतलब चीरफाड़ किया गया, सर्जरी किया गया, तो वो कौन सा हॉस्पिटल है, तो वो जानते हैं कि आप सफदरजंग हॉस्पिटल है जो कि आपका दिल्ली में पड़ता है। ये कब किया गया, 2019 का ही ये कीर्तिमान मतलब स्थापित किया गया। ठीक है, ये नवंबर 2019 में। तो इसमें क्या था कि मतलब कि बाहर से ही मतलब एक तरह से क्या होता था, उसको सूचना देता था और यहाँ रोबोट जो है एक तरह से उसका ऑपरेशन करता था। ठीक है, तो ये कहाँ सफल परीक्षण हुआ गया, ये है सफदरजंग हॉस्पिटल आपका दिल्ली में, बी ऑप्शन। उसके बाद बोल रहा है कि भारत का पहला जो है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पे है, तो भारत का पहला बोल रहा है गिद्ध संरक्षण, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पिंजौर जो हरियाणा में है। ठीक है, अगर बोलेगा कि अगर कौन जो है उस राज्य का पहला है, तो यूपी राज्य का पहला जो है महाराजगंज जो है वो पहला है यूपी का। लेकिन यहाँ देश का पहला पूछ रहा है, तो देश का पहला पिंजौर जो है हरियाणा में। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद निम्नलिखित में बोल रहा है कि किसका या किसकी जो है प्रमुख जो है नस्ल है, तो किसकी नस्ल है, कौन, गिर जो है किसका नस्ल है, जानते हैं गिर जो है गाय का नस्ल है। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, गिर जो है गाय का नस्ल है। उसके बाद बोल रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका बेल्जियम पड़ता है। ठीक है ना,
तो ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स जो है किसका ब्रुसेल्स जो है किसका राजधानी है, तो जानते हैं क्या, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी है, वहीं पे क्या पड़ता है, नाटो का एक तरह से मुख्यालय। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिए गए मतलब कि एक तरह से द्वीपों को सजाएं। ठीक है ना, घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले कौन होगा, उसके बाद छोटा कौन, उसके बाद छोटा कौन। तो इसमें जो भी दिया हुआ है देखिए, यहाँ बोर्नियो दिया हुआ है, न्यूगिनी दिया हुआ है, सुमात्रा दिया हुआ है, और उसके बाद मेडागास्कर दिया हुआ है। तो जानते हैं कि इन सब में सबसे अगर कम बोला जाए, मतलब कि एक तरह सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एक जो है न्यूगिनी जो है वो देश है। ठीक है ना, न्यूगिनी देश है वो सबसे ज़्यादा इन सब में है, और उसके बाद सुमात्रा जो है वो सबसे कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेडागास्कर। तो आपका यहीं पड़ता है हिंद महासागर के, जो अफ्रीका का जो देश है उसी उसी के पास मेडागास्कर पड़ता है। वो लंबा सा देखिएगा, वो एक आइलैंड है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो सबसे सी बोलते हैं, बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो है न्यूगिनी है। ठीक है, वो एक देश है न्यूगिनी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नहर जो है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को एक तरह से जोड़ती है। तो कौन सा नहर, ये पनामा नहर है। ये पनामा नहर जो है, ये पनामा देश है, उसी में उसी का ये नहर है। ठीक है, ये नहर क्या करता है, आपका प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 26 हो गया, 27 का देखिए, बोला निम्नलिखित में कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य सम्मिलित नहीं है, एक तरह से सही मिलान नहीं है। देखिए कूनो जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल सही है। बोल रहे नोकरेक जो हिमाचल में मेघालय में पड़ता है, सही है। हेमिस जो है जम्मू कश्मीर पड़ता है, गलत है। हेमिस जानते हैं आप कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। ठीक है ना, लद्दाख में पड़ता है, तो हेमिस तो जम्मू कश्मीर, गलत हो गया। उसके बाद मरीन जो है गुजरात में पड़ता है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि जो सम्मिलित सही तरीका से नहीं है वो यहाँ पे डी हो गया। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो यहाँ पे कूनो है आपका, अभी मतलब कि पूरा इंडिया में सब मिला के आपका 105 जो है नेशनल पार्क है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसमें 105वां जो है, 105वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कूनो है। ठीक है ना, तो आंसर यहाँ पे याद रखिएगा 105 है। 105वां जो है वो कूनो है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपका, हेमिस होगा, जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, तुमाल पल्ले। ठीक है ना, तुमाल पल्ले ये जो खादान है पूरे विश्व में किस लिए फेमस है, जानते हैं। ये खादान आपका तुमाल पल्ले कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, ये जो है यूरेनियम का खादान है। बोला जाता है कि सबसे बड़ा अगर यूरेनियम का खादान कहीं निकला है विश्व में, तो वो जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, इसलिए इसके लिए ज़्यादा ही फेमस है। तो यूरेनियम के लिए, किसके लिए, यूरेनियम के लिए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि सेवरॉय जो है, सेवरॉय की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो सेवराय की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, जानते हैं, तमिलनाडु में। ठीक है ना, सेवराय की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या 2011 की जनगणना की रिपोर्ट भारत अनुसार भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक मतलब कि दशकीय वृद्धि, मतलब एक तरह से उसी राज्य का अपने से अपनी वृद्धि देख रहा है, पूरे भारत में नहीं। मतलब जैसे मैं मान लीजिए कि बिहार का 2011 के पहले क्या था, 2011 के बाद क्या था। ठीक है ना, इस तरह का बात है। तो वो अपने राज्य में बोला जाता है कि सबसे घटते क्रम में बताइए, मतलब कि एक तरह से क्या है, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस में हुआ। तो अगर इस तरह का देखते हैं तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन आपको देखिए, मेघालय का क्या होता है, 28% के करीब। मतलब क्या, मेघालय का जो जनसंख्या पहले था उसका 28% जो है बढ़ गया 2001 से 11 में। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का आपका 23% के करीब बढ़ गया। ठीक है आपका। उसके बाद ये देखिए बिहार का तो जानते हैं क्या, ये 25%, क्योंकि बिहार का जनसंख्या ही बहुत था इसीलिए परसेंटेज कम हो गया। अब मिजोरम का आपका जानते हैं, मिजोरम का आपका वही मतलब कि 23 के आसपास। देखिए ये जो है जम्मू कश्मीर से थोड़ा कम ही है। तो अब देखिए दो हिस्स मिल जाएगा, एक बिहार, एक जो है मेघालय। ठीक है, तो मेघालय का क्या देखे कि अभी 28% था, बिहार का कितना देखे आप, अभी 27% था। ठीक है, 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए मेघालय का 28%, बिहार का, इसका मतलब क्या है, दोनों लगा हुआ है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो कहीं नहीं है, मेघालय के बाद बिहार कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर आपका सी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि पालघाट दर्रा जो है किन दो राज्यों को एक तरह से दिन राज्यों के बीच में स्थित है। तो पालघाट दर्रा जानते हैं कहाँ पे है, दक्षिण भारत में पड़ता है, जो कि आपका केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद निम्न में कौन सा बोल रहा है कि बंदरगाह
पश्चिम घाट पर स्थित नहीं है। देखिए ये आपका क्या हो जाता है, ये पश्चिम घाट है, ठीक है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो अति बंदरगाह है वो कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में, तो ये तो आपका पश्चिम घाट पे है। उसके बाद कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि देखिए ये पश्चिमी घाट में नीचे में पड़ता है, तो ये भी पश्चिमी घाट है। क्या बोल रहा है कि न्यू मैंगलोर जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, तो वो भी पश्चिमी घाट में है। अब देखिए एक तो है एन्नौर, जो है एन्नौर बंदरगाह वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि पूर्वी घाट में है। तो यहाँ क्या देखें कि जो पश्चिमी घाट में नहीं है कौन है, वो एन्नौर, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए हाल के समय में चर्चा में रही जो है क्या है, स्प्रेटली द्वीप। स्प्रेटली द्वीप जो है चर्चा में किस कारण से, एक तरह से क्या है, हाल में चर्चा में रहा, किस कारण से, क्योंकि स्प्रेटली द्वीप आपका जो पड़ता है साउथ चाइना सी, मतलब कि दक्षिण चीन सागर में पड़ता है। और इसके लिए क्या है कि लड़ाई चल रहा था किसकी किसके बीच में, चाइना और वियतनाम के बीच में, कि इन दोनों द्वीपों के बीच में लड़ाई मतलब चाइना और वियतनाम के बीच में लड़ाई चल रहा था कि ये द्वीप जो है मेरा है, ये द्वीप मेरा है, मतलब कि उसके भूमि के कारण, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये चर्चा में हुआ था। तो ये बोला किस सागर में स्थित है, तो ये आपका दक्षिण चीन सागर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा पढ़िए। उसके बाद देखिए क्या, भगवान महावीर का उद्यान, ठीक है ना, किस राज्य में स्थित है, तो भगवान महावीर का उद्यान आपका गोवा में स्थित है, ठीक है ना, ये आंसर रखिएगा, भगवान महावीर का उद्यान कहाँ है, गोवा में स्थित है। उसके बाद देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन सा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, कौन सा नगर जो है ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अब अभी जो रोड चलती है जैसे कि NH2 का ही नाम क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या बदल के NH2 कर दिया गया, ये शेरशाह सूरी बनवाया था, ठीक है। तो अब देखिए बोल रहा है कि कौन सा मतलब एक तरह से शहर नहीं अवस्थित है, तो देखिए सासाराम जो है अवस्थित है ग्रैंड ट्रंक पे, क्योंकि जानते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम, इसका मतलब सासाराम से ही बना होगा। और औरंगाबाद भी है, उसके बाद गया भी है, आपका नवादा नहीं है। बिहार का 4 राज्य जो है वो जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको NH2 बोलते हैं उस पर बसा हुआ है। कौन कौन बसा हुआ है, आपका गया है, औरंगाबाद है, आपका सासाराम है और भभुआ है, ठीक है ना। ये 4 राज्य जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको NH2 बोलते हैं उस पर बसा हुआ है। तो कौन यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं बसा हुआ है, आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, नवादा। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन जिलों में, निम्न में कौन जिलों में से कौन सा जिला जो है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंध नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। देखिए कौन सा है, पूर्णिया तो नहीं लगता है। देखिए सीतामढ़ी का नेपाल से लगता है, ठीक है। अररिया का नेपाल से लगता है, मधुबनी का नेपाल से, ये तीनों का नेपाल से लगता है, लेकिन पूर्णिया का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पूर्णिया, ठीक है। तो मतलब 36 का पूर्णिया। उसके बाद देखिए 37 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस तरह की मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो जानते हैं कि चाय की खेती के लिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आयरन चाहिए, और आयरन सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी में मिलता है, लेटेराइट में, ठीक है ना। और लेटेराइट इसका आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, लेटेराइट। और ये भी जान लीजिए कि चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी में आयरन चाहिए, तो आयरन जो है लेटेराइट में ही ज़्यादा होता है, मतलब लोहा। उसके बाद बोल रहा है कि अनुपम झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है ना, अनुपम झील। तो अनुपम झील बिहार के कौन से राज्य में स्थित है, कैमूर के राज्य में, ठीक है ना। तो इनसे याद रहेगा कि अनुपम झील जो है कैमूर में है, बिहार के कैमूर में। उसके बाद देखिए हुंड्रू जलप्रपात, जानते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पड़ता है आपका हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, तो वो आपका स्वर्णरेखा नदी होगा, ठीक है ना। अब ये पूछेगा झारखंड में कहाँ पे है, तो ये रांची के पास पड़ता है, ठीक है ना, ये रांची के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे किस राज्य में है, तो आपका झारखंड हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जानते हैं कि असम जो है आपका उत्तरी पूर्वी राज्य है, उत्तरी पूर्वी राज्य में देखिए असम क्या है, असम ये बीच में है। यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद यहाँ त्रिपुरा, उसके बाद फिर यहाँ आपका बांग्लादेश पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेघालय, फिर यहाँ पे आपका यहाँ पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये 6 नहीं, ये बांग्लादेश छोड़ दिए, 6 और 7, मतलब क्या अति पश्चिम बंगाल लगा के 7 गो राज्य से क्या करता है, अपना शेयर करता है। और साथ में देखिए देश से किससे शेयर करता है, असम जो है बांग्लादेश से करता है, ठीक है। और ऊपर में यहाँ असम के ऊपर में यहाँ भूटान है जो कि अरुणाचल प्रदेश के बगल में है। तो इसे 2 राज्य से करता है और 7 देश से करता है, सॉरी 2 देश से करता है और 7 राज्य से करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 7 राज्य से और 2 देश से।
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, 40 का सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या सैंधव सभ्यता में स्थल में कौन सा बंदरगाह जो है, बंदरगाह नगर नहीं था, कौन सा बंदरगाह नगर नहीं था। तो उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा बंदरगाह नगर नहीं था, एक तरह से बंदरगाह नगर नहीं था, बंदरगाह नहीं था एक तरह से। तो कौन था, देखिए आप जानते हैं क्या कि लोथल था, जो कि अभी गुजरात में पड़ता है, लोथल तो था। अब देखिए बालाकोट कहाँ पड़ता है, जानते हैं ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, तो वो भी एक बंदरगाह था। उसके बाद राखीगढ़ी भी बंदरगाह था, जो कि अभी राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, आपका हरियाणा में, ठीक है। और देखिए धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में, जो कि बंदरगाह नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कि बंदरगाह नहीं था, बंदरगाह नगर नहीं था, तो वो क्या हो जाएगा, धौलावीरा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 42 में निम्नलिखित में सम्मिलित क्या है, युग्म को सही पहचान है, एक तरह से। उसके बाद ऋग वेद में का एक वेद है, दूसरा जो है यज्ञकर्ता, मतलब उस वेद में यज्ञकर्ता को क्या बोलते थे। जैसे ऋग वेद में यज्ञकर्ता को उद्गाता नहीं बोलते थे, ऋग वेद में यज्ञकर्ता को हम लोग होता बोलते थे, ठीक है, होता। तो ये तो पहला तो गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि आयुर्वेद में बोल रहे होता बोलते थे, आयुर्वेद में हम लोग क्या बोलते थे, अथर्यु, ठीक है ना, अथर्यु। तो ये भी गलत हो गया, अथर्यु बोलते थे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि साम वेद में हम लोग क्या बोलते थे, इसका उद्गाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्या अथर्ववेद में हम लोग क्या बोलते थे, ब्रह्मा बोलते थे, तो ये सही हो गया, अथर्ववेद में हम लोग ब्रह्मा बोलते थे यज्ञकर्ता को। तो आंसर क्या होगा, जो सही मिलान हो रहा है, तो डी आपका। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है ये आपका चोड़नग किया था, ठीक है ना, चोड़नग। तो ये चोड़नग जो है ये पूरी स्थित कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है, चोड़नग करवाया था। अगर पूछा जाए कब किया था, तो ये आपका 12वीं शताब्दी में किया था, ठीक है, 1200 ईस्वी के आसपास किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, चोड़नग। उसके बाद देखिए बिहार में मतलब हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो है यहाँ पे सत्याग्रही जो है कौन थे, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ जो सत्याग्रह हुआ था वो सत्याग्रह के पहले यहाँ सत्याग्रही कौन थे। तो आप जानते हैं क्या, उससे पहले यहाँ सबसे पहले अगर सत्याग्रही देखा जाए तो वो आपका श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। तो आंसर यहाँ पे डी। उसके बाद बोल रहा है कि बौद्ध संघ में जो है द्वितीय विभाजन, ठीक है ना, किस धर्म के संगति, मतलब क्या आपका जो एक तरह से बैठकी होता था, तो वो एक सम्मेलन होता था, तो वो कौन सा मतलब कि संगति में हुआ था बौद्ध धर्म का द्वितीय विभाजन। तो ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म का द्वितीय विभाजन इसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक आपका महायाना था, एक आपका हिनायाना था, ठीक है, दो भाग में। तो ये दो भाग में बोल रहा है कौन संगठन बढ़ता था, तो ये आपका चौथा बौद्ध धर्म बौद्ध जो है संगति बता था, उसी में था, इसीलिए दो भागों में बटा था, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, द्वितीय विभाजन, ठीक है। इसको क्या बोला था, द्वितीय विभाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चौथी, ठीक है, चतुर्थ, इसका क्या हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो इसका आंसर आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोले, छोटा कर लेते हैं, हाँ। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार करें, ठीक है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का एक शासनकाल जो है कब था। तो एक तरह से उनको कह रहा है घटते क्रम में सजाएं, यहाँ पे देखिए घटते क्रम में सही अनुसार कालानुसार सजाएं। तो जानते हैं कि विजयनगर का जो एक तरह से शासक था उनका क्या था कि उनका मतलब एक तरह से शासन जो है 15वीं शताब्दी में चल रहा था, जो कि 1509 से लेके 1529 तक चला था, ठीक है। तो ये तो इनका शासन हो गया। कुतुब जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश मतलब एक तरह से फिनिश करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो उसका क्या किया था, एक तरह से मतलब कि फाउंडेशन रखा था, शुरुआत किया था, लेकिन फिनिश कौन किया था, तो वो इल्तुतमिश जो है। कब हुआ था, तो 1210 ईस्वी में, ठीक है। तो 1210। अब पुर्तगाल देखिए कब आया था भारत, जानते हैं पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आया था भारत के कालीकट बंदरगाह, जिसको क्या वहाँ पे केरला में है, ठीक है ना, 1498। अब फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु कब हुआ था, तो ये आपका 1388 ईस्वी में। तो आप देखिए कि इसमें सबसे पहले कौन आता है, इसमें कुतुब मीनार का ही आएगा पहले, तो इसका मतलब कुतुब मीनार आ गया 1200। तो आंसर आपका दो से देखिए दो को है। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार के बाद 1200 के बाद 1300, मतलब क्या फिरोज शाह तुगलक, मतलब 4, 2 के बाद 4, उसमें भी 2 है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आ जाएगा पुर्तगाल आपका 3 में आता है। तो पुर्तगाल मतलब इसका आंसर ए हो गया, ठीक है, आंसर आपका ए, 46 का ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि दक्षिण के प्रांतों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम जो है सल्तनत कालीन जो है शासक कौन था। तो जानते हैं सल्तनत कालीन शासक जो सबसे पहले दक्षिण पे अपना विजय प्राप्त किया था वो जो है अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या मतलब कि द्वितीय सिकंदर मानता था, उसको लगता था कि पूरा हम जो है विश्व को जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। बोल रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का, ठीक है ना, पहला सम्मेलन
आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था तो जानते हैं, पहला सम्मेलन आपका लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, लखनऊ में। अगर ये बोला जाए कि लखनऊ में जो आयोजित किया था वो कब किया गया था, तो ये आपका 1936 में। लेकिन अगर इसका अध्यक्ष पूछा जाए कि जो लखनऊ में आयोजित हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है ना, ये अध्यक्ष के रूप में थे कार्यरत। तो यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा, बी आंसर। उसके बाद बोल रहा है क्या, मौर्य प्रशासन में, वहाँ पे जो शासन होता था उसमें राजस्व, जिसको बोलते हैं पैसा संभालने वाला, ठीक है ना, राजस्व संग्रह करने वाला को क्या कहते हैं, तो राजस्व जो संग्रह करता था उसको क्या बोलते थे, समाहर्ता। ठीक है ना, उसको समाहर्ता बोलते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस समाचार पत्र का वर्नाकुलर एक्ट जो है मतलब एक तरह से लागू होने पे क्या उसका प्रभाव पड़ा था। तो कि एक तरह से जान ली कि वर्नाकुलर एक्ट पहले था क्या, वर्नाकुलर एक्ट में क्या था, ब्रिटिश सरकार जो है एक तरह से नियम लाया था कि उसमें जो भी आप पत्र छापेंगे तो वहाँ पे आपका जो भी आपका भाषा होगा उस भाषा में नहीं छापेंगे, आपको पत्र जो है अंग्रेजी में छापना होगा। तो इससे क्या होता था कि जो भी पत्र में लिखा हुआ रहता था अंग्रेज उसको समझ पाता था, ताकि विद्रोह का बात हो रहा है या किसी तरह का भड़काने का बात हो रहा है। तो ये वर्नाकुलर एक्ट में एक तरह से क्या था, प्रोविजन था, मतलब कि उसमें कि जो भी पत्र आपको छापना है वो इंग्लिश में छापे। तो वो बोल रहा है कि कौन से पत्र को एक तरह से क्या किया गया, समाचार पत्र को इस पे मतलब वर्नाकुलर एक्ट लागू हुआ था। तो उसमें क्या था, सोम प्रकाश। ठीक है ना, सोम प्रकाश एक पत्र था उस समय का जिसमें कि वर्नाकुलर एक्ट एक तरह से लागू हुआ था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोम प्रकाश। ठीक है, अगर पूछा जाए वर्नाकुलर एक्ट कब लागू हुआ था, ये भी कभी पूछ सकता है। तो वर्नाकुलर एक्ट आपका 1778 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वी राघवाचारी द्वारा निम्न में से किसका जो है एक तरह से क्या किया, संगठन स्थापित किया गया था, किन किन मतलब कौन। तो इसमें जो है इंडियन लीग का जानते हैं क्या, वो तो नहीं किए थे, बॉम्बे एसोसिएशन का भी नहीं। उसके बाद देखिए मद्रास महाजन सभा का उन्होंने क्या किया था, एक जो है संगठन स्थापित किया था, महाराष्ट्र महाजन सभा का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, जानते हैं साइमन कमीशन जो है भारत आया था, कब आया था, तो जब 1927 में क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने एक क्या बोला था कि एक जो है कमेटी को भारत भेजा था, एक तरह से वहाँ से क्या है संसदीय द्वारा एक गठन भेजा था, गठन पास किया था 1927 में। लेकिन वो गठन जो है वो मेंबर का सदस्य का जो कमेटी था वो यहाँ पे कब आया था, वो आपका 1928 में आया था। तो 1928 में देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, तो 1928 के फरवरी में वो आया था यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1928 का फरवरी। ठीक है, अगर बोला जाए कि गठन कब हुआ तो 1927 में, लेकिन भारत कब आया तो 1928 में, 28 के फरवरी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन का समर्थन जो है कब किया गया, जानते हैं कि मजदूर आंदोलन का समर्थन कब किया गया था, तो जब वहाँ पे अहमदाबाद मिल में जो है मजदूरों के साथ एक तरह से क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। तो वो जो है उस समय जो है मजदूरों का पुरजोर समर्थन किए थे। तो कौन था अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद बोल रहा है क्या, द ग्रीन पेम्पलेट जो है किसका प्रकाशन था, तो ये जो है महात्मा गांधी का प्रकाशन था। जो प्रकाशन कहाँ पे चलता था, ये गुजरात में। ठीक है, क्योंकि गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात में चलता था प्रकाशन। ठीक है, तो ये द ग्रीन पेम्पलेट जो था वो किनका था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, शारदा अधिनियम। ये शारदा अधिनियम में एक लड़कियों की विवाह की उम्र को मतलब कि उम्र सीमा को क्या रखा गया था, तो इसमें जो है लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा को 14 साल रखा गया था शारदा अधिनियम में। अगर ये बोला जाएगा शारदा अधिनियम जो है कब पास किया गया, तो ये जो आपका 1929 में पास किया गया। ठीक है, उसी अधिनियम के तहत किसी भी लड़की जो विवाह कर सकती है जिसका उम्र जो है 14 साल हो या उससे अधिक हो, उसके पहले नहीं। तो ये यही पूछा गया है कि शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा कितनी तय की गई, तो आपका सी 14 साल। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है धमनी के बारे में सत्य है। धमनी क्या जानते हैं कि खून को क्या करता है, आपका हृदय से पूरे शरीर में फैलाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के भिन्न क्या होता है, विभिन्न भागों में ले जाता है। तो सही है बिल्कुल। वो धमनी की दीवार जो है मोटी और लचीली होती है। मोटी क्यों होती है, क्योंकि पूरे शरीर में जब फैलाना है तो क्या करता है कि हृदय जो है बहुत जोर से उसमें क्या करता है, दबाव देता है। तो दबाव सहने के लिए उसके दीवार को मोटा रहना पड़ता है। तो इसका क्या आंसर, ये भी सही है। उसके बाद धमनी की दीवार पर जो है रक्तचाप अधिक होता है। रक्तचाप इसलिए होता है क्योंकि उतना जब दाब देता है तब पूरे शरीर में क्या करता है, खून फैलता है। अगर कम दाब देगा तो पूरे शरीर में खून जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि लेटे हुए रहें, खड़े रहें या उल्टा रहें, तब पर भी क्या होगा, खून जो है पूरा शरीर में जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हृदय के दबाव के कारण। तो इसका मतलब धमनी की दीवार में जो रक्तचाप अधिक होती है। तो इसका मतलब तीनों आंसर क्या है आपका सही है।
56 का डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या उसके बाद बोल रहा है क्या, डर्मेटाइट्स। डर्मेटाइट्स जो है नामक रोग आपका किस विटामिन के कमी के कारण होता है। डर्मेटाइट्स जानते हैं कि कौन सा रोग होता है, ये विटामिन जो है B3 के कारण होता है, ठीक है, विटामिन B3। डर्मेटाइट्स जो है विटामिन B3। अब ये सब का जो है साइंटिफिक नाम याद कर लीजिएगा तो आसानी पड़ेगा आपको, मतलब एक तरह से रोग पकड़ने में, ठीक है ना। जैसे विटामिन B3 में क्या होता है, डर्मेटाइट्स रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। अब B1 का देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको थायमिन बोलते हैं, ठीक है ना, थायमिन बोलते हैं। और यही B3 का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे, इसको बोलते हैं नियासिन, ठीक है, नियासिन। तो इससे ये पता चल गया मतलब कि डर्मेटाइट्स जो है रोग जो है किसके लिए हो जाता है, तो किसकी कमी से, विटामिन B3। तो आंसर क्या होगा आपका सी। उसके बाद बोल रहा है कि निम्न में किसका जो है वैज्ञानिक नाम जो है, पीसम जो है, पीसम सतिवम है, पीसम सतिवम। पीसम सतिवम किसका होता है, मटर का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीसम सतिवम मटर। तो आंसर बी। उसके बाद बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस नियम के अनुसार जाना जाता है। तो जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब हम लोग बल की दिशा जानते हैं, तो बल की दिशा में हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का जो सिद्धांत है उस पर करते हैं कि उसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के लंबवत खड़ा करते हैं, और उससे क्या होता है कि हम लोग बल की दिशा को पता करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का बाएँ हाथ का, ठीक है ना, बाएँ हाथ का नियम से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद बोल रहा है कि भार, भार का मात्रक क्या होता है। भार क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी द्रव्यमान को जब हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के एक्सेलरेशन से क्या करते हैं, जब हम लोग गुना करते हैं तो वो क्या देता है, हमको भार देता है। तो भार का भार क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन। तो आंसर आपका बी, न्यूटन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा जो है प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है। तो आरएनए और आपका प्रोटीन जो है, प्रोटीन बनाने में तो जानते हैं कि आरएनए और या प्रोटीन का ज़रूरत आपको कब पड़ता है, जब आप बड़ा हो रहे हैं, मतलब ग्रोथ हो रहा है आपका, ठीक है ना। आपका जब ग्रोथ हो रहा है तो उसमें क्या बोलते हैं कि आपको प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए बॉडी बनाने वाला जब जिम जाता है तो उसको क्या होता है, प्रोटीन शेक लेता है, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है तो उसका बॉडी ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इसका प्रोटीन आपको क्या होता है, शरीर में जब वृद्धि हो रहा हो, तो वृद्धि होने का ये प्लांट हार्मोन का, क्योंकि प्लांट हार्मोन के बारे में बोला है, मतलब कि पेड़ के लिए, तो पेड़ के लिए साइटोकिनिन जो होता है वो हार्मोन, वो क्या करता है, उसका वृद्धि हार्मोन है, ठीक है ना। मतलब कि उसमें क्या करता है, वृद्धि होता है। जैसे पेड़ वृद्धि हो रहा है ना, तो उसमें क्या करता है, कोशिका का जो विकास हो रहा है ये साइटो हार्मोन की वजह से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, मतलब प्रोटीन के लिए पूछा गया है, मतलब आरएनए और प्रोटीन के लिए, तो कौन सा प्लांट हार्मोन हो जाएगा उपयोगी, साइटोकिनिन, आंसर सी। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका जो है त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली। त्रिविमीय मतलब आपका त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली, मतलब कि मान लिया कि एक यहाँ पे एक आपका तत्व है, एक यहाँ लटका हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, त्रिविमीय हो गया। इससे क्या हुआ कि अब इससे जो भी रिएक्शन करेगा वो तत्व यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको त्रिविमीय बोलते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा नहीं, देखिए आपका तांबा है, सोना है, चांदी है, ग्रेफाइट नहीं। ग्रेफाइट क्या है, षष्ठ, इसका षष्ठ एक तरह से षष्ठ क्रिस्टल होता है, ठीक है ना, षष्ठ क्रिस्टल इसका होता है, मतलब कि छः एक तरह से 6 विमीय बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप जानते हैं उसका कैसे होता है संरचना, देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो इससे क्या हुआ कि 6, इसमें क्या होता है कि 6 विमीय क्रिस्टल प्रणाली होता है, तो इसलिए ग्रेफाइट इससे अलग है, त्रिविमीय नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि पायस जो है, पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड होता है, उस कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई द्रव है, जो विलय आपका द्रव है, और द्रव में एक विलयन भी द्रव है, तो उससे जब एक तरह से मिश्रण बनता है ना, तो उस मिश्रण में अगर कोलाइड है तो उस कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पायस कोलाइड, ठीक है ना। तो इसका वही बोल रहा है कि पायस कोलाइड कौन सा होता है, तो द्रव में द्रव का मिश्रण, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए कि दूध है, ठीक है ना, दूध में क्या होता है कि दूध में आपका पानी भी होता है, और दूध में आपका क्या होता है कि जो वसा होता है, वसा भी होता है। तो वसा भी द्रव है, पानी भी द्रव है, ये दोनों मिल के क्या बनता है, दूध बनता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पायस कोलाइड, मतलब पायस एक का क्या है, कोलाइडल है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है ना, द्रव में द्रव, द्रव का द्रव में। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है असत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ धारा और किसके बारे में दिया रहा है, वोल्टेज के बारे में, ठीक है ना, विभवांतर। तो उसके बाद देखिए यहाँ क्या होता है कि आप जानते हैं कि रूल क्या बोलता है कि V जो है समानुपाती होता है I का, ठीक है ना। तो इसी को जब हम लोग इक्वेशन में बदलते हैं तो क्या हो जाता है आपका V = I R,
ठीक है। आर क्या होता है, समानुपाती अनुपात होता है, इसको क्या हम लोग स्थिरांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इससे फॉलो करना चाहिए। देखिए पहला वाला बोल रहा है कि 1/r जो है स्थिरांक होगा, जो गलत है। 1/r स्थिरांक नहीं, स्थिरांक क्या है, आर है। उसके बाद बोल रहा है कि v जो है वो क्या है, समानुपाती है आई का, तो इस बिल्कुल सही है क्योंकि वही तो लिखे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि v/i अगर यहाँ से यहाँ ले आइएगा v/i तो क्या बचेगा, आर। तो वही बोल रहा है कि स्थिरांक बचेगा, मतलब आर बचेगा, वो भी सही है। उसके बाद बोल रहा है v=ir, ये भी सही है। तो क्या गलत है आपका यहाँ पे, पहला 1/r जो है स्थिरांक नहीं होता है, आर को स्थिरांक बोलते हैं। आंसर क्या होगा आपका ए। उसके बाद बोल रहा है क्या, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल जो है किस रूप में किया जाता है। तो लोहे का निष्कर्षण जब होता है तो उसमें चूना पत्थर का फ्लस्क के रूप में इस्तेमाल होता है। फ्लस्क होता क्या है, फ्लस्क होता है क्या कि मान लिए कि उस जैसे जो अयस्क होता है उसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ होता है। ठीक है, अशुद्धियाँ को क्या करता है, फ्लस्क जो है हाई टेम्परेचर पे जब उसका बहुत ज़्यादा ताप हो जाता है तो अशुद्धियाँ के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या करता है, धातु मल बनाता है, जिसको गंदगी हम लोग बोलते हैं, धातु मल। ठीक है, धातु मल बनाता है। तो धातु मल यहाँ बोल रहा है, धातु मल भी ऑप्शन है, तो धातु मल के रूप में नहीं हो रहा है किसके रूप में, आपका फ्लस्क के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लस्क। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी, फ्लस्क। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव जो होता है, रेडियो सक्रियता तत्व, जैसे बीटा होता है, अल्फा होता है, ये सब क्या है, रेडियो सक्रियता तत्व है। उसका किरण का उत्सर्जन होता है कहाँ से होता है, तो जानते हैं कि ये सब जितना भी रेडियो सक्रियता तत्व होता है वो आपका नाभिक से निकलता है। ठीक है, जो आपका केंद्रक होता है उससे निकलता है, तो यह नाभिक से निकलता है। तो नाभिक से निकलने वाला देखो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि बाह्य कक्षा से गलत है, नाभिक से सही है, प्रथम कक्षा से गलत है, उपरयुक्त मतलब कि आपका बी है, नाभिक से ही निकलता है। ठीक है, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा, ये सब कहाँ से निकलता है किरण, नाभिक से। उसके बाद देखिए बोल रहे हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर चलिएगा। ठीक है ना, धातु का गुण क्या होगा, तो जानते हैं आवर्त सारणी में बाएं में क्या होता है कि धातु का गुण ज़्यादा होता है। अब दाएं जैसे जाइएगा तो धातु का गुण कम हो जाता है, मतलब इधर ओ धातु मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या है, बाएं से दाएं जाने पर धातु का गुण घट रहा है, तो वही यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आपका गुण धातु का घटेगा। ठीक है, 67 का क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखिए 68 में क्या बोल रहा है, 68 में बोल रहा है क्या, विद्युत जो है संयोजक बंधन, विद्युत संयोजक बंधन बनता है। ये विद्युत संयोजक बंधन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि ए एक क्या है, तत्व है, इस पे कुछ साइन है प्लस, जैसे धातु पे हमेशा प्लस साइन होता है, आप जानते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकलता है। अब उसके बाद बी एक ओ धातु है जिस पे साइन होता है माइनस। अब ई दोनों क्या करेगा, एट्रैक्शन होगा, मतलब एक दूसरे से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और ए भी बना लेगा, है ना। तो कभी भी देखे होंगे कि ए प्लस और ए प्लस मिल के बनाता है, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्रतिकर्षण हो जाएगा, आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो हमेशा जब भी विद्युत संयोजक होता है क्या, दोनों विपरीत होना चाहिए उस पर आवेश। तो विपरीत आवेश के बीच में क्या होता है, आयन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी बात देखिए क्या है कि धन बोल रहा है, सॉरी, बाकी बात यहाँ पे देख क्या बोल रहा है कि धन हो रहा है, धन में धन के बीच में नहीं होगा, खाली ऋण के बीच में नहीं होगा, उदासीन के बीच में तो होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे आपका डी। उसके बाद देखिए 69 में क्या बोल रहा है कि प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला जो है कार्बनिक एक तरह से यौगिक बना गया। कार्बनिक यौगिक जानते हैं कि जितना भी है वो क्या होता है, जीवित होता है, लेकिन यहाँ गैर जीवित बोल रहा है। तो गैर जीवित से सबसे पहले कौन सी बना है, यूरिया। ठीक है ना, सबसे पहले बनने वाला कौन है, यूरिया। अच्छा ये पूछा जाए कि बना कैसे है, तो ये जो है वो कार्बनिक तत्व आपका पड़ता है, कौन पड़ता है, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड, उस साइनाइड को क्या करते हैं, जब हम लोग प्रयोगशाला में बहुत ऊंचा ताप पे जब गर्म करते हैं तब जाके क्या होता है कि अमोनिया बनता है। तो ये अगर बोला जाए कि अमोनिया बनाया किससे गया था, तो अमोनियम साइनाइड। ठीक है, अमोनियम साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद बोल रहा है कि अम्ल जो है वो पदार्थ है जो, तो अम्ल जानते हैं क्या, HCl, H2SO4। ठीक है, ये सब अम्ल है। तो अम्ल में जानते हैं H रहना ही पड़ता है, आप जानते होंगे अम्ल में क्या है, अनिवार्य है कि H रहेगा ही, मतलब हाइड्रोजन रहना ही रहना है। तो यहाँ देखिए बोल रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना गलत, और इलेक्ट्रॉन का प्रदान करना गलत, H देना, तो H जानते हैं H तो रहता है, ये OH नहीं रहता है। OH किस में रहता है, वो धातु में रहता है। तो H हमेशा किस में देखते हैं आप देख रहे थे HCl, इसमें OH आपको कहीं दिखा, लेकिन HCl क्या है, एक अम्ल है। तो यहाँ पे हमेशा H प्लस रहेगा, क्योंकि Cl माइनस होता है, वो धातु है। तो ये क्या है, H प्लस होता है। तो H प्लस होता है, H हमेशा क्या करता है, वो देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अम्ल जो है हमेशा H प्लस देता है, क्योंकि H रहता है उसके पास, जो रहेगा वही देगा। तो यहाँ पे आंसर सी हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया
का वेग निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए क्या बोल रहा है कि आकर्षण का सांद्रता पे निर्भर करता है, अभिकर्मण का सांद्रता पे, मतलब किस इंटेंसिटी से हुआ है उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। ताप पे निर्भर करता है। मान लीजिए कि अगर ताप बढ़ा दीजिएगा तो अभिक्रिया तेज होने लगेगा। अभिक्रिया बोल रहा है क्या, सक्रिय ऊर्जा पे करता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा सक्रिय ऊर्जा है तो मतलब अभिक्रिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कम है तो कम होगा। उसके बाद बोला है कि अभिक्रिया का आणविकता से है। आणविकता ने, जैसे मान लीजिए O2 है, O2 क्या है, एक अणु है। लेकिन अगर O बोला जाएगा तो O एक क्या है, तत्व है। ठीक है। तो यहाँ क्या है, O परमाणु है लेकिन O अणु है, O2 अणु है। तो अणु कभी भी रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन क्या करता है, हमेशा O करता है। क्योंकि O देखिए O तो क्या है कि वातावरण में मुक्त रूप से घूम रहा है, उसे कोई मतलब कि रिएक्शन नहीं करता है, कि अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए आणविकता जो है, अणुकता जो है उस पर निर्भर नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद बोला है कि मनुष्य में बौनापन जो है किसके मतलब कि श्रावण के कारण होता है। तो जानते हैं कि थायरॉक्सिन जो है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन, उसके कारण क्या होता है कि बौनापन होता है मनुष्य में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, थायरॉक्सिन। उसके बाद बोल रहा है क्या, ये देखिए सही से दिख नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा 72 नंबर क्वेश्चन है ना, 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 72 नहीं 73 है, ये 3 है। हाँ 73 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पायरुवेट, अच्छा पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो पायरुवेट होता क्या है, पायरुवेट होता है कि जब मतलब कि आपको शरीर में ऑक्सीजन कम जाता है तो क्या होता है कि जब ऊर्जा बनने लगता है तो वो पूरा मतलब एक तरह से उसका क्या होता है कि अभिक्रिया नहीं हो पाता, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो उसमें क्या होता है, पायरुवेट बनता है। ठीक है, पायरुवेट। लेकिन उस पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कब होगा, जबकि आपका ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन कहाँ होता है, मानते हैं क्या, ऑक्सीजन जब आपका शरीर में आपको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, ऊर्जा वहीं से मिलेगा जहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। और ऑक्सीकरण जानते हैं क्या शरीर में कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या एनर्जी हाउस भी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या, ऊर्जा गृह, मतलब कि एक तरह से ऊर्जा का यहीं से क्या होता है, जन्म होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसका क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका में होता है। वो बोल रहा है कि वैसे अंग जो क्या है, क्या उद्धव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है ना, परंतु वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, जैसे भिन्न हैं तो इसका मतलब वो समानता होगा, मतलब वो समजात अंग, मतलब कि वो समजात अंग है लेकिन क्या काम एक ही कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वो समजात अंग। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, वो समजात अंग। उसके बाद देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन जो है आपका, लैंगिक जनन संचारित रोग है। हाँ, लैंगिक जनन संचारित रोग है। ठीक है ना, संचारित रोग है। तो कौन सा लैंगिक जनन, गनोरिया। देखते हैं कि कभी कभी आपका जो है चमड़ी पे क्या आता है, फुंसी टाइप का आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गनोरिया। उसके बाद वगैरह क्या, सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस क्या है, एक आपका जो है अति जनन का एक तरह से क्या है कि आपका बीमारी है। उसके बाद एड्स तो जानते ही हैं क्या बीमारी है आपका, लैंगिक जनन का। उसके बाद जो है उपर्युक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, सब है, सब बीमारी है लैंगिक जनन संबंधित। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। बोल रहा है कि भीमा जो है, भीमा किसकी सहायक नदी है। ठीक है ना, भीमा के बारे में पूछ रहा है, भीमा किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ देखिए कावेरी गोदावरी नहीं, कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है ना, कृष्णा कहाँ बहती है, आपका महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र से आपको कहाँ, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है कृष्णा। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में बहती है और निकलती कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो आंसर सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या, फॉरवर्ड जैसे स्ट्रोक मारते हैं, बोलते हैं कि फॉरवर्ड करो। ठीक है ना, गेम में तो फुटबॉल में क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। उसके बाद डम्मी नहीं होता है फुटबॉल में आपका, फुटबॉल में अच्छा डम्मी अच्छा देख लेते हैं उसको। उसके बाद बोल रहा है कि डीप, जैसे डीप स्क्वायर बोलते हैं कि डी स्क्वायर में लगो, वहाँ पे जो है गेम जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 होगा। तो डम्मी भी एक तरह से होता है। अब उसके बाद देखिए कभी कभी क्या है, कीक भी मारने को, मतलब कि एक तरह से जब क्या होता है कि हाथ लग जाता है तो उसमें क्या होता है, सबको खड़ा करके बोलता है कि कीक मारो, तो उसमें क्या हो जाता है आपका, कीक भी एक तरह से टर्म यूज होता है। इसका मतलब इसमें तीनों यूज होगा, ए बी सी, मतलब 1 2 3, क्या हो जाएगा आंसर डी। और उसके बाद 77 हो गया, 77 के बाद 78 में क्या है, 78 में बोल रहा है क्या, विश्व पर्यटक दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो प्रति साल जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को आपका। ठीक है ना, ये तो डेट को याद करने का है। उसके बाद बोल रहा है क्या, शालीमार द क्राउन। ठीक है ना, क्लाउन, शालीमार द
क्लोन। तो शालीमार द क्लोन जो है पुस्तक किसने लिखा था, ये आपका जो है सलमान रश्दी ने लिखा था। इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक कौन सा है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत ही फेमस बुक है इनका। ये हो सकता है कि ये बुक ना भी पूछे, लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन का भी पूछ भी देगा क्योंकि सलमान रश्दी ने लिखे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या गिरिनोकाइट, गिरिनोकाइट किस धातु का अयस्क है, मतलब कौन सा धातु इससे निकाला जाता है, तो कौन सा धातु होता है, ये कैडमियम होता है, ठीक है ना। आपका एंटीमनी नहीं, कैडमियम होता है। अगर यूरेनियम का पूछे तो पिंच ब्लेड, आप जानते हैं पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड धातु होता है जिससे कि यूरेनियम निकाला जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैडमियम, ठीक है ना। गिरिनोकाइट से कैडमियम निकाला जाता है। उसके बाद आपका यहाँ मैथ आ गया, मतलब 80 क्वेश्चन हो गया है ना, आपका मैथ आ गया है। मैथ का आपका जो भी आंसर होगा, आंसर आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा आपको, ठीक है ना। वहाँ पे आपको क्या प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपका आंसर सेट भी मिलेगा। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपका क्या है कि NTPC का भी आपका जो है आते रहेगा, आपका NTPC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अभी NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिसंबर को, तो उसके लिए भी वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। तो जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी वीडियो को जाके देखें।